हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस मैं फिर से अपनी द डोमिनेटर सीरीज़ की अगली क्लास, इस बार जियोग्राफी की क्लास 14, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर को बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप देना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज़ आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। शुरू करते हैं। इन इमेजेस पे थोड़ी देर के बाद आऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में बेसिकली 2 से 3 टाइप ऐसे तो टाइप में क्या आप लिख दो कमर्शियल, फिर लिख दोगे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, ऐसे तो कितने भी सारे टाइप्स आप बना सकते हो। बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो बेसिकली 3 है जो एग्ज़ाम्स में आता है। एक है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मेनली इन ट्रॉपिकल जोन वेयर लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स। स्लैश एंड बर्न इज प्रैक्टिस्ड इन विच फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन एंड बर्नड। यानी जहाँ पर ज़मीन खुली खेत वाली ज़मीन की कमी हो, शॉर्टेज हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी जंगल हो वहाँ पर एक जंगल का एक छोटा सा पैच को हम लोग क्लियर करते हैं, यहाँ के सारे पेड़ को काट देते हैं और उसी छोटे पैच पे हम लोग आग लगा देते हैं। तो वहाँ पर क्या जो छोटे छोटे पत्ते हैं, वृक्ष है, तो वो सब जल जाता है। अब जल जाने से फ़ायदा क्या होता है, उनकी जो भी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ रहती है वो सारे सॉइल में जल्दी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा हम लोग अपने कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। फ़ायदे ये है कि अगर ज़मीन है ही नहीं तो जंगल का एक छोटा सा हिस्सा काट कर आप यहाँ पर सारी काम कर सकते हो। अब छोटा सा हिस्सा काटा है तो आपको इस छोटे से हिस्से में क्या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालनी पड़ेंगी ताकि जल्दी से जल्दी क्रॉप अच्छा ग्रो हो सके। अब नुकसान क्या है कि आप जंगल काट रहे हो, ठीक है। दूसरा नुकसान क्या है इसमें कि आप जब भी आग लगाते हो तो आग स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर चीज़ के साथ कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें आती रहती है। तो अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, जहाँ पर काटा जलाया और फिर से उगाया, फिर से काटा जलाया उगाया, तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं। चाहे वो भारत के बारे में बात कर लीजिए या पूरी दुनिया के बारे में बात कर लीजिए, तो ये उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोडू या पिंडा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये कौन से स्टेट में जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश में। ब्रिंगा नाम से इसे कौन से स्टेट में जाना जाता है, उड़ीसा। तो ये तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स में ये सारे नाम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम आप देख लीजिएगा। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद आती है इंटेंस कल्टीवेशन। इंटेंस कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक पार्ट है जिसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है। इंटेंसिव यानी इट इज़ प्रैक्टिस वेयर द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जब पर ज़मीन ही कम हो तो हमारी दायित्व उसमें क्या बढ़ जाती है कि भाई छोटी सी ज़मीन में पैच में यील्ड यानी प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या, जहाँ पर ज़मीन खेती के लिए बहुत सारा है और इस पर बिल्कुल डिस्टेंस में हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो शिफ्टिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अच्छा, अब खेती कितने टाइप की होती है तो वो सीख लिया, बट खेती कैसे की जाती है वो बिल्कुल इस 6 भाग में हमने डिवाइड किया है। क्या क्या, मोनोक्रॉपिंग जहाँ पर पूरे खेत में मात्र एक ही क्रॉप लगा है। मल्टी क्रॉपिंग जहाँ पर एक से ज़्यादा क्रॉप लगा हुआ है। इंटर क्रॉपिंग जहाँ पर ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन अ पीस ऑफ लैंड। यानी मान लीजिए एक साथ 2 ऐसे क्रॉप्स लगाए जाए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। कॉम्प्लीमेंट यानी जैसे कि मान लीजिए जब कहीं पर भी कोई फूल का पेड़ लगाता है हम लोग, कोई मान लीजिए कहीं पर कोई फ्लावर लगा दिए, तो उसमें क्या होता है हम लोग बीच बीच में पल्सेस लगा देते हैं। तो ये पल्सेस क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे ये जो फूल वाला पौधा है इससे लाभ होता है। तो फूल वाले पौधे को तो लाभ हुआ ही हुआ और हमारा भी डबल लाभ हो गया। कैसे, फूल की खेती तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ में पल्सेस डाल की खेती भी साइड बाय साइड चल रही है। तो इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, यानी एक पेड़ इसका दूसरा पेड़ इसका, एक पेड़ इसका दूसरा पेड़ इसका। तो पर्टिकुलर आपके 4 रो में मल्टीपल क्रॉप्स हम लोग लगा सकते हैं एक साथ। सीक्वेंस क्रॉपिंग, सीक्वेंस ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस, ये कुछ नहीं इंटर क्रॉपिंग ही है, बट जब एक डेफिनेट पैटर्न में आप ग्रो करने लग जाओ
तो एक सीक्वेंस की तरह दिखने लग जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होती है? अ सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड बिफोर द फर्स्ट क्रॉप मैच्योर्स। यानी आपने मान लीजिए लगाई ए नाम की एक क्रॉप, तो ये जैसे ही आपको पता है कि इसके हार्वेस्टिंग सीजन आने वाली है और इसे काटा जाने वाला है, तो इसकी फसल कटाई से पहले ही हम लोग बी क्रॉप नाम का बीज लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, बाय द टाइम ये कटेगा ये अच्छा खासा बड़ा हो गया रहेगा, तो खेत कभी भी खाली नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। एक के बाद, जैसे रिले रेस होता है ना, कोई एक दौड़ के जाता है, उसे बेटन पकड़ाता है, फिर वो दौड़ के जाता है दूसरे को पकड़ाता है, तो रेस खत्म होने से पहले क्या मल्टीपल लोग उस बेटन को होल्ड करते हैं। रटून क्रॉपिंग क्या होता है? रेजिंग अ क्रॉप विथ रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट्स और स्टॉक्स। यानी जैसे कि शुगर केन की खेती अगर आप लोगों ने देखी हो, तो शुगर केन जब बढ़ जाता है उसकी खेती होती है तो हम लोग यहाँ से काट देते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा शुगर केन का ज़मीन में ही छोड़ देते हैं, फिर से वो यहाँ से फिर से ग्रो होने लग जाता है, फिर से जब कटाई होती है फिर से यहाँ से ग्रो होने लगता है। तो ये क्या होता है? रटून क्रॉपिंग, जहाँ पर क्रॉप की एक छोटी सी हिस्सा हम लोग ज़मीन में छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से रीग्रो कर सके। ये भी कुछ क्रॉपिंग सिस्टम्स। अच्छा, अब यहाँ पर आता है जितने भी क्रॉप्स हैं उसे मेनली 3 भाग में विभाजित किया जाता है, एक खरीफ, एक राबी और एक जायद। खरीफ वो क्रॉप्स हैं जो कि मानसून सीजन में ग्रो की जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, उस टाइम में हम लोग उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तो ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप है। ताकि राइस, अब राइस को कल्टीवेट होने के लिए कितनी ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है, फील्ड बिल्कुल पानी से भरा हुआ होना चाहिए, तो इसे खरीफ कहते हैं। और ठंडे विंटर सीजन में जो लगाया जाए उसे कहते हैं रबी, और इन खरीफ और रबी के बीच वाला जो सीज़न रहता है उसमें जो लगाया जाता है उसे कहते हैं जायद, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉप के नाम भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मिलेट, क्योंकि ना मिलेट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो हल्के से मिलेट के बारे में हम लोग ज्ञान ले लेते हैं। इंडियाज़ वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ, ठीक है। 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेजर मिलेट्स इन इंडिया, उनके जो इंडियन नाम है जैसे जवार, बाजरा, और उसके जो इंग्लिश में जो उनके नेम है वो सब आपको आने चाहिए। जैसे ज्वार को सोरगम कहते हैं, बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं, रागी को फिंगर मिलेट कहते हैं, तो उनके नाम आपको पता रहना चाहिए। इंडिजिनस वेराइटी ऑफ स्मॉल मिलेट्स जो कि भारत में ही प्रोड्यूस होती है और कहीं पर नहीं मिलती है, कोडो, कुटकी, छेना, सानवा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मिलेट्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हम लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पर? जितने भी मिलेट्स हैं उनके इंडियनाइज्ड नेम्स और इंग्लिश नेम्स आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो इसके साथ अपना मिलेट्स यहाँ पर देख लिया थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पीडीएफ का। यहाँ पर क्या होता है जनरली, हाँ, यहाँ पर मैंने 2 इंपॉर्टेंट कॉलम बना दिए। कोई भी यहाँ पर क्रॉप लिखा है, भारत में उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन है और दुनिया में उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, वो भी मैंने मेंशन कर दी है। तो वीट में जैसे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बट दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है। राइस में वेस्ट बंगाल है और चाइना है। मेज़ में कर्नाटका और यूएसए, ठीक है। और ये वीट राइस में थोड़ा इंडिया और चाइना के बीच में बैटल चलता रहता है, बट यहाँ पर मुझे जो ठीक लगा मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया। वैसे सारे क्रॉप्स की मैंने यहाँ पर डिटेल, किसको कितना रेनफॉल चाहिए, कितनी रेनफॉल, कितनी टेम्परेचर होनी चाहिए, और ज़मीन जो सॉयल है उसमें क्या क्या खासियत रहनी चाहिए, वो सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझसे पूछा जाए तो ये 2 कॉलम है, जहाँ पर जैसे मेज़, तो मेज़ कर्नाटक में नंबर 1 पे है और दुनिया में यूएसए। तो ये सारी लिस्ट आप देख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो सबको पता है कि ये फूड ग्रेन्स जैसे कि राइस और व्हीट की थी, लेड बाय MS स्वामीनाथन, ठीक है। उसी तरह राउंड रेवोल्यूशन क्या से रिलेटेड है? पोटैटो से रिलेटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रॉन और अनियन, जिसके जनक दुर्गेश पटेल जी को कहा जाता है। वाइट रेवोल्यूशन सबको पता है, मिल्क प्रोडक्शन वर्गीज क्यूरियंस के साथ रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, अरुण कृष्णन से। रेड रेवोल्यूशन जो मीट या
आई एम सॉरी, रेड रेवोल्यूशन जो कि मीट या टमाटो से रिलेटेड है, लेड बाय विशाल तिवारी। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है, बाय सैम पिट्रोडा। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर या कोकोआ से रिलेटेड है, लेड बाय हीरालाल चौधरी। गोल्डन फाइबर इज जूट। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स, सिल्वर एग, सिल्वर फाइबर कॉटन, प्रोटीन एग्रीकल्चर। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस और उनके जनक पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सारे मैंने इस पीडीएफ में मेंशन करने की कोशिश की है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कंट्री, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। आई होप आपको ये शॉर्ट क्लास अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के तहत, तब तक के लिए बाय।